हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। यूपीएससी ईपीएफओ के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे अप्रैल 2023 के मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनका पार्ट पर 3 पार्ट्स में ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जहां पे हम लोग अप्रैल के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये सारे के सारे एमसीक्यूज के फॉर्म में रहते हैं, आप सभी को पता ही रहेगा। आप सभी को जिस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा आप लोग तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जिसका नहीं पता होगा उसका मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना अपना टाइम वेस्ट किए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, व्हाट इज द एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर परसोत्तम रूपाला एम्ड एट। अभी हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर हैं परसोत्तम रूपाला, उन्होंने एक एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एनिमल पैंडेमिक इनिशिएटिव है, प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव है, इसका मेन मकसद क्या है। सामने आपके 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको इनमें से एक आंसर टिक करना है। देखिए, एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव, जैसे कि आपको नाम से ही मालूम चल रहा होगा कि ये कोई एक ऐसी पैंडेमिक को रोकने के लिए तैयारी से रिलेटेड एक इनिशिएटिव रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी यही होने वाला है। इसमें क्या किया गया है, जो मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला है, इन्होंने इसको लॉन्च किया। आपको इस स्लाइड में इसके सारे से सारे पॉइंट्स दिखाई देंगे। इसमें क्या किया जाएगा, जितनी भी जूनोटिक डिसीजेज होती हैं, ठीक है, जूनोटिक डिसीजेज क्या होती है, जैसे वायरस, प्रोटोजोआ या फिर बैक्टीरिया, इन सभी से जो बीमारियां होती हैं, चाहे वो ह्यूमन को होती हो चाहे किसी एनिमल को होती हो, उन सभी से कैसे डील किया जाए, उन सभी से प्रिवेंशन कैसे किया जाए कि ये बीमारियां एनिमल्स को भी ना हो, और अगर एनिमल्स को हो भी रही है तो ह्यूमन तक उनका ट्रांसमिशन ना हो। इसको रोकने पर यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। इस चीज़ के लिए इस इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, आपको ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी सेकेंड पॉइंट में। इट विल ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव वेटरनरी सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वेटरनरी सर्विसेज जितनी भी होती हैं और उससे रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको भी इम्प्रूव करने में ये इनिशिएटिव हेल्प करेगा। जितनी भी डिजीज होती हैं उनके सर्विलेंस के लिए भी ये हेल्प करेगा। उसी के साथ साथ फार्मर्स तक इन डिजीज के बारे में अवेयरनेस फैलाने में के लिए भी ये हेल्प करेगा। और ये अवेयरनेस कैसे फैलाई जाएगी, कम्युनिटी आउटरीच के थ्रू, यानी कि हर कम्युनिटी में जा करके इसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो भी इससे रिलेटेड होगा यहाँ पे, इनहेंसिंग द कंट्रीज प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स टू नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज वाला इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एड्रेसिंग ह्यूमन पैंडेमिक्स इन ए होलिस्टिक मैनर। ह्यूमन पैंडेमिक्स नहीं बल्कि एनिमल पैंडेमिक्स की बात यहाँ पे चल रही है। थर्ड ऑप्शन है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग। क्या इसमें एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन और डेयरी फार्मिंग के क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात की जाएगी? ऐसा नहीं होने वाला है। इनहांसिंग द कंट्रीज प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स टू एनिमल पैंडेमिक्स, कि हमारा देश एनिमल पैंडेमिक्स के लिए कितना प्रिपेयर है और जितना प्रिपेयर है उसको और कैसे इन्हांस करना है और किस तरीके से इन्हांस कैपेबिलिटी के साथ हम लोग इन पैंडेमिक्स को रिस्पॉन्स दे सकते हैं, इस चीज़ के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला था। इसी के साथ साथ मिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जी ने वर्ल्ड बैंक फंडेड एक एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ, इसको भी यहाँ पे लॉन्च किया, जिसका मेन मकसद है क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिकी तंत्र क्रिएट किया जाएगा फॉर अ बेटर एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। एक बेहतर एनिमल्स के हेल्थ मैनेजमेंट का एक बेहतर सिस्टम यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, इकोसिस्टम इसके लिए यहाँ पे तैयार किया जाएगा, जिसमें मेनली 5 स्टेप्स को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। Which of the following statements is true regarding the MOU signed between National Highway Authority of India and Nagarjun Sagar Srisailam Tiger Reserve? अभी हाल ही में NHAI और नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, इन दोनों के बीच में एक MOU साइन किया गया है। उस MOU का मेन पॉइंट क्या है, मेन उसका उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जो भी इसका आंसर सही होने वाला है आपको ऑप्शंस में से टिक करके बताना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आया, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन से स्टेट में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ये आपका आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, इन दोनों स्टेट्स में है। आंध्र प्रदेश से ही कट करके तेलंगाना स्टेट को अलग किया गया था। तो इन दोनों देश में पाया जाता है कौन सा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे इस MOU के तहत क्या किया जाएगा, NHAI और इनके बीच में ये MOU साइन हुआ है। जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं इस टाइगर रिजर्व के लिए, मान लीजिए ये इसका एक एरिया है, ठीक है, दोनों स्टेट्स में, और इसके एंट्री पॉइंट्स ये हैं, जो कि यहाँ पे A, B, C, D हैं। ठीक है, A, B, C, D टाइगर रिजर्व के एंट्री पॉइंट्स हैं।
तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जितने भी इसके एंट्री पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे जितने भी लोग टूरिस्ट आ रहे हैं अपनी गाड़ियों के थ्रू किसी भी तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको सीमलेस नेविगेशन यहाँ पे मिले, एफिशिएंट तरीके से लोग यहाँ पे एंट्री कर सकें, उनको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ना आए और बार बार यहाँ पे एंट्री या चेक पॉइंट्स को चेक ना करना पड़े, ऐसी सुविधाएं यहाँ पे देने की तैयारी यहाँ पे की जाएगी। इस एमओयू की तरह यहाँ पे एमओयू के तहत यहाँ पे काम किया जाएगा। जिन गाड़ियों से भी वो आएंगे, यहाँ पे गाड़ियों में लगा रहेगा एक फास्टैग, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आपकी गाड़ियों में लग चुका होगा फास्टैग अभी तक। जब भी आप टोल प्लाजा में जाते होंगे आपको रुकना नहीं पड़ता होगा, फास्टैग ऑटोमेटिकली स्कैन कर लिया जाता है और वहां से आपके यहाँ से फी काट ली जाती है। तो सेम चीज यहाँ पे की जाएगी, जितने भी इसके एंट्री पॉइंट्स रहेंगे वहां पे उन व्हीकल्स के फास्टैग को ऑटोमेटिकली स्कैन करके एक फी नॉमिनल से काट ली जाएगी, जिसके बाद बेहद ही एफिशिएंट तरीके से लोग बिना किसी रुकावट के वहां पे एंट्री कर सकते हैं और वहां पे टूरिज्म का मजा ले सकते हैं। यहाँ पे इससे होगा क्या कि पहले मान लो ए बी सी डी यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स पे फी कटती थी, बाद में उसको कलेक्ट किया जाता था, एक बड़ा प्रोसेस था। अब इसके तहत क्या होगा, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया जाएगा जिससे कि इन चारों चेक पॉइंट्स ए बी सी डी में जो भी फी कलेक्ट की जाएगी वो ऑटोमेटिकली एक जगह पे अपने आप कलेक्ट हो जाएगी, अलग अलग मैनुअली जाके कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो ये सारा का सारा सिस्टम यहाँ पे किया जाएगा, जहाँ पे मेनली पॉइंट पे क्या रहेगा, फास्टैग। और ये किया क्यों जा रहा है, यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी, इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट होगा वो उसका सही आंसर होने वाला है। द इनिशिएटिव एम्स टू बैन ऑल व्हीकल्स फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट एरिया। क्या ये इनिशिएटिव इस फॉरेस्ट एरिया में आने वाले सभी व्हीकल्स को एंट्री देने के लिए मना करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। द पार्टनरशिप एम्स टू प्रमोट अनसस्टेनेबल टूरिज्म इन द एरिया। क्या इस एरिया में अनसस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात ये पार्टनरशिप करती है? ऐसा भी नहीं होने वाला है। द फास्टैग बेस्ड पेमेंट सिस्टम विल बी अवेलेबल ओनली एट द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ तेलंगाना। अब जो इसमें फास्टैग बेस्ड पेमेंट सिस्टम होगा वो केवल और केवल तेलंगाना की साइड से जो एंट्री पॉइंट्स है वहां पे होगा, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान देना, इस स्टेटमेंट की हाफ इंफॉर्मेशन सही है बट हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग इन दिस स्टेटमेंट, दैट इज the entry points of Telangana. This half statement of this sentence is wrong. यहाँ पे तेलंगाना नहीं होना चाहिए था, बल्कि any of the entrance of this forest area or of this श्री सैलम टाइगर रिजर्व यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे फास्टैग पेमेंट सिस्टम तो होगा, लेकिन इसके किसी भी एंट्री सिस्टम पे, एंट्री गेट पे हो सकता है, तेलंगाना यहाँ पे नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट नंबर 3 यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद द पार्टनरशिप एम्स टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म and preserve natural resources by curbing vehicular emissions at the forest entry points। ये इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है कि इस पार्टनरशिप के तहत ये एम किया जाता है कि इसमें सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, उसी के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज को भी यहाँ पे प्रिजर्व किया जाएगा। कैसे? बाय कर्बिंग वेहिकुलर एमिशंस एट द फॉरेस्ट एंट्री पॉइंट्स। फॉरेस्ट के एंट्री पॉइंट्स पे जितना भी वेहिकुलर एमिशन होते हैं, जितना भी उत्सर्जन वेहिकुलर होता है वहाँ पे, उन सबको कर्व कर दिया जाएगा और नेचुरल रिसोर्सेज को यहाँ पे प्रमोट प्रिजर्व करने का ट्राई किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओनली 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। NHAI की बात कर लेते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन 1995 में हुआ था, लेकिन द एक्ट वाज 1988, ओके। तो इसका फॉर्मेशन 1995 में होता है, बट जिस एक्ट के माध्यम से होता है दैट एक्ट इज 1988, ओके। हेडक्वार्टर्स इसके दिल्ली में होंगे और चेयरपर्सन संतोष कुमार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रैपिडेक्स, द सेमी हाई स्पीड रेल सर्विस लॉन्च्ड इन द कंट्री। अभी हाल ही में एक सेमी हाई स्पीड रेल सर्विस को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है रैपिड एक्स। इसके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहला, इट विल कनेक्ट दिल्ली टू आगरा। द नेम वाज गिवन बाय इंडियन रेलवेज। इट विल कट ट्रैवलिंग टाइम फ्रॉम मोर देन 2 आवर्स टू ओनली 15 मिनट्स। इसमें से क्या सही होने वाला है? अभी हाल ही में रैपिड एक्स एक फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रेल सर्विस को लॉन्च किया गया है और इस नेम को किसने दिया है? NCRTC यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवे के द्वारा इस नाम को बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, यह नाम दिया गया है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, यानी कि जो NCR वाला रीजन है वहां पे इस ट्रेन को चलाया जाएगा। इंडियन रेलवे यानी कि IR का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा, तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएगा, ठीक है। दिस ट्रेन विल बी कनेक्टिंग दिल्ली टू मेरठ और दिल्ली टू NCR।
जैसे कि मैंने बताया, इसको एनसीआर रीजन में चलाया जाएगा तो दिल्ली से लेकर मेरठ तक का इसका रूट है। इसका रूट यहाँ पे क्या दिया गया था, दिल्ली टू आगरा। ये भी बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट इसका होगा, यानी स्टेटमेंट 3 सही होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होने वाला है। इसमें ट्रैवलिंग टाइम को कट करके 2 घंटे से 50 मिनट पे ले आया जाएगा, ठीक है। द एडवांस रेल विल फंक्शन ऑन RRTS कॉरिडोर, यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर्स में ये फंक्शन करेगी, ठीक है। 3 रूट्स हैं इसके लिए, दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से पानीपत और दिल्ली से अलवर, ये इसके रूट्स हैं। दिल्ली से आगरा यहाँ पे कोई रूट इसका नहीं होने वाला, ठीक है। ये आपकी वो ट्रेन है जिसका हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ SECI, यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिसीविंग द मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस। अभी हाल ही में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI इसको मिनी रत्न कैटेगरी स्टेटस दिया गया, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। SECI इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। क्या अब ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट नहीं है? अभी तक ये इसके अंदर आती थी, अब से पूछा जा रहा है क्या अब इसके अंदर आएगी कि नहीं आएगी। SECI इज द ओनली कंपनी डेडिकेटेड टू द विंड एनर्जी सेक्टर। क्या ये एक अलग या केवल एक कंपनी है जो विंड एनर्जी यानी कि जो वायु ऊर्जा होती है उस सेक्टर में काम करती है? आपको बताना है इसके बारे में भी। SECI हैज अचीव्ड द हाईएस्ट क्रेडिट रैंकिंग ऑफ AAA। क्या इसको हाईएस्ट क्रेडिट रैंकिंग मिली है AAA? या फिर SECI इज नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। क्या अब ये और ज़्यादा इसके अंदर जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए? या फिर SECI या SECI हैज सीज्ड ऑपरेशंस एंड इज नो लॉन्गर अंडरटेकिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। आपको बताना है इसका सही आंसर इसमें क्या होने वाला है। अभी हाल ही में इसको मिनी रत्न स्टेटस दिया गया। किसी भी PSE यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को 3 तरीके के स्टेटस दिए जा सकते हैं, एक नवरत्न, एक महारत्न और एक मिनी रत्न, ठीक है। ये 3 स्टेटस दिए जाते हैं, तो इसी मिनी रत्न स्टेटस को भी हाल ही में दिया गया है। मिनी रत्न स्टेटस दिया गया है और जो ये कॉरपोरेशन है ये किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर, जो यहाँ पे दिया गया है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और अभी भी इसके अंदर ही आएगी, ठीक है। तो पहला तो ऐसे सही होने ही वाला है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, मतलब पहला स्टेटमेंट से गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो ये होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एंटरप्राइजेज इज द चीफ एजेंसी दैट एग्जीक्यूट्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ये तो अभी भी चलेगा इसका। SECI होल्ड्स द हाईएस्ट क्रेडिट रैंकिंग ऑफ AAA। इसको अभी हाईएस्ट क्रेडिट रैंकिंग AAA दी गई है, जो कि स्टेटमेंट नंबर C में दिया गया, यानी कि ये इसका स्टेटमेंट बिल्कुल सही होने वाला था। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में जान लीजिए। SECI क्या है? ये एक सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत काम करती है। इसको फाउंड किया गया था 9 सितंबर 2011 को। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन रहेगी? जो मिनिस्ट्री हमारी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इन इंडिया? भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए क्या उसका होना, कौन से क्राइटेरिया को उसका पास करना जरूरी है, आपसे पूछा जा रहा है। ये क्यों पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन आपसे? क्योंकि अभी हाल ही में जो आप है आम आदमी पार्टी, इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन के द्वारा दे दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या सही होगा। देखिए, जो भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उसको एक वो करना है, क्या करना है, नेशनल पार्टी का दर्जा मिलना है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज को उसको पूरा करना पड़ेगा। तो वो क्राइटेरिया क्या रहता है? द पार्टी मस्ट हैव एटलीस्ट 6% ऑफ वोट्स एंड बी पोल्ड इन मिनिमम ऑफ 4 और मोर स्टेट्स। लोकसभा या असेंबली इलेक्शन जब होते हैं, उस पार्टी को कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में वहाँ पे भाग लिया होना चाहिए और वहाँ पे उसको 6% वोट्स मिले होने चाहिए। ये बात यहाँ पे की जाती है, पहली कंडीशन। सेकंड, 2% ऑफ लोकसभा सीट्स आर रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद कैंडिडेट्स हु कम फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स, ठीक है। लोकसभा सीट्स में 2% सीट्स उसको मिली होनी चाहिए, ये बात यहाँ पे चल रही है, मतलब बताई जा रही है। तीसरा पॉइंट है कि, और तीसरा इसका लास्ट पॉइंट है, इट शुड एटलीस्ट हैव अ स्टेट पार्टी स्टेटस इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स। कम से कम भारत के 4 स्टेट्स में इसके पास राज्य पार्टी यानी कि स्टेट पार्टी का दर्जा होना चाहिए, तब जाके उसको एक नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टेट पार्टी होने के क्राइटेरिया लिखे हैं, आप तो इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल नेशनल पार्टी मैंने आपको बताया, और अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को ये दर्जा मिला है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और इसको किसके द्वारा लीड किया जाता है? चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, इनके द्वारा इसको लीड किया जाता है, इस आम आदमी पार्टी को, ठीक है।
का सही आंसर क्या हो जाने वाला था आपके लिए, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एटलीस्ट 6% ऑफ वोट्स पोल्ड, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। और उसके बाद बी में 2% ऑफ द टोटल लोकसभा सीट्स आर रिक्वायर्ड, ये बिल्कुल सही होगा, यानी कि ए एंड बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये रहेगा, ठीक है, ए एंड बी। एटलीस्ट हैव अ स्टेट पार्टी स्टेटस इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स, ये भी इसका सही आंसर होना चाहिए। इट शुड एटलीस्ट हैव अ स्टेट पार्टी स्टेटस इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स, तो यानी कि इसके तीनों ऑप्शन सही है, ए बी एंड सी, ठीक है, सी, ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिसेंटली बीन अनाउंस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सी भाषाई वर्जन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? बंगाली, तमिल, डोगरी, मराठी या मलयालम। क्यों किया जाता है किसी भाषाई वर्जन में इसको लॉन्च? क्योंकि हमारे इसमें क्या करना है, इनको अलग अलग भाषाओं में इसको मतलब बढ़ावा देना है, बूस्ट करना है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को बूस्ट करना है, उसके साथ साथ हमारे कल्चरल हेरिटेज को बढ़ावा देना है। तो इसके लिए किया जाता है। जम्मू कश्मीर की एक भाषा है जो कि नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है, डोगरी। डोगरी भाषा में भी अभी हमारे संविधान को यहाँ पे लॉन्च किया गया है इनके द्वारा। इतना ही था इसका आंसर, डोगरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following art forms of मध्य प्रदेश has been recently granted GI टैग? अभी इनमें से किस आर्ट फॉर्म को, जो कि मध्य प्रदेश की है, GI टैग दिया गया है? वार्ली पेंटिंग, मधुबनी, गोंड पथचित्र या फिर पहाड़ पेंटिंग। देखिए पहले यहाँ पे क्या था, 432 आइटम्स थे जिनको GI टैग दिया गया था, लेकिन कुछ टाइम पहले अभी क्या कर दिया गया, यहाँ पे कुछ और आइटम को दिया, लगभग 33 आइटम को दे दिया गया GI टैग एक ही दिन में। तो अब कितने हो चुके हैं? 465। भारत में 465 आइटम्स इनको अभी क्या है हमारे पास GI टैग दिया गया। उन्हीं में से एक है गोंड पेंटिंग जो कि मध्य प्रदेश की है, इसको दिया गया था अभी हाल ही में क्या, GI टैग। GI टैग क्यों दिया जाता है? किसी भी जो भी प्रोडक्ट रहेगा, वो जो भी वो चीज़ रहेगी, वो जिस स्थान से बिलोंग करती है उसके उस रेपुटेशन को प्रिजर्व करने के लिए, उसको उस क्वालिटी को प्रिजर्व करने के लिए GI टैग वहाँ पे दिया जाता है, उसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ इसके अलावा और कहीं नहीं मिलती है। ये चीज़ को शो करने के लिए उस पर्टिकुलर वस्तु को GI टैग दिया जाता है। इसके बारे में सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंगूभाई सी पटेल यहाँ के गवर्नर देखने के लिए मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विच टाइगर रिजर्व इन इंडिया हैज बीन रेटेड एज द बेस्ट मेंटेन्ड टाइगर रिजर्व अकॉर्डिंग टू द 5th साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन के 5th साइकिल के अनुसार अभी हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को बेस्ट मेंटेन टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा? आपको बताना है, सतपुड़ा, बांदीपुर, नागरहोल, पेरियार या फिर नन ऑफ द अबव। तो किसको दिया गया अभी हाल ही में ये स्टेटस, आपको बताना है, उसके बारे में जानकारी आपको आगे मिलेगी। MEE यानी कि मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन के अनुसार पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरला का है, इसको सबसे बेस्ट मेंटेन्ड टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। सेकंड इसका जो स्कोर है कितना रहा, स्कोर है 94%, 94.3%। इसके बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, देन आता है आपका बांदीपुर, उसके बाद नागरहोल, ठीक है। तो इसका क्रम रहेगा, आपको याद रखना है। अभी भारत में 998 प्रोटेक्टेड एरियाज है, जिसमें से 106 नेशनल पार्क्स, 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 105 कंजर्वेशन रिजर्व्स, 220 कम्युनिटी रिजर्व्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड डैश टू स्ट्रेंथन द माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इन द स्टेट विच विल हेल्प 50,000 फार्मर्स कंस्ट्रक्ट फार्म पॉन्ड्स इन द नेक्स्ट 2 years। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग खुद करें। अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने कितना पैसा अभी हाल ही में अप्रूव किया है, कितना अमाउंट इसमें अप्रूव किया है उस स्टेट में, यानी कि राजस्थान में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को और मजबूत करने के लिए, जिसके तहत 50,000 किसानों को फार्म पॉन्ड्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए हेल्प किया जाएगा अगले 2 सालों तक, ठीक है। आपको इसका आंसर देना है, आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। PDF आपको नीचे मिलेगी, PDF में सारे आंसर्स आपको सही मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे मिलेंगे। यही था आज के इस वीडियो में, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए आपको। अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स का पार्ट 1, जल्दी ही इसका पार्ट 2 आएगा, जहाँ पे हम लोग अन्य क्वेश्चंस को उसको देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लोग नीचे बता सकते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। ओके, नाउ टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड बी 50% फास्ट। थैंक यू ऑल।